अब एक नया टॉपिक को नए बनने पर संस्थागत नियोजन। आईबी इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। इंस्टीट्यूशनल क्या है? प्लानिंग, संस्थागत नियोजन। सुना होगा इस शब्द को या नहीं सुना है? सुना है या नहीं सुना है? नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं, नहीं सुना तो छोड़ दो इसको। ये शब्द सुना होगा तो इसकी दूसरा लिख लेंगे, शैक्षिक नियोजन, एजुकेशनल प्लानिंग। जब चीज को सुनाई नहीं है, जब सुन लोगे तो पढ़ाएंगे उसको। एजुकेशनल प्लानिंग ये भी नहीं सुना, अभी मत कहना। इसमें पाठ्य योजना वगैरह बनाई होंगी आपने, शिक्षक की तैयारी होंगी। दो शब्दों से मिलकर बना है एजुकेशनल और प्लानिंग। तो नियोजन शब्द सुना होगा, पढ़ाया था मैंने, नी प्लस योजन, याद करो, मत नहीं सुना। नी प्लस योजन क्या था इसका? योजन का मतलब रूपरेखा, किसी कार्य की निश्चित रूपरेखा बनाना। याद करो, नियोजन का क्या बनाया था? पूरा निर्धारित, किसी कार्य क्या है? पूरा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की एक निश्चित रूपरेखा, प्राप्त करने की एक निश्चित रूपरेखा। रूपरेखा को डिजाइन भी कहते हैं, प्रारूप, एक निश्चित प्रारूप या कार्य योजना। इतना हुआ है, मैंने पढ़ाया था। नियोजन कार्य क्या जोड़ दिया? बाकी जोड़ दो, शिक्षा के पूरा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की एक निश्चित रूपरेखा, शैक्षिक नियोजन। इसका जोड़ना क्या है? इसी को जोड़ना है एजुकेशन को। और ये देखिए, तो बात आती है, देखिए, शिक्षा व्यवस्था सही ढंग से चले, सुचारू रूप से चले, तो जरूरत पड़ती है हमें एजुकेशन प्लान करने की। एजुकेशनल देखिए जो प्लान जो होता है, वो प्लान देखिए हमारे देश में नहीं होता, इंटरनेशनल लेवल से होता है प्लान। पूरे वर्ल्ड की एजुकेशन का प्लान होता है एक साथ। और पता है प्लान कौन करता है? ये जिम्मेदारी रखी यूनेस्को को। हम सुना है, यूएनओ की एजेंसी जिसका नाम यूनेस्को। अब यूनेस्को काम नहीं करती, कुछ करवाती है, किसे? किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से। तो देखिए इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल लेवल पर जो प्लानिंग का काम करती है, जिसका नाम है आईआईईपी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्था। कहां पर है? पेरिस में है ये। और पेरिस कहां पर है? फ्रांस। और फ्रांस का यूरोप का कंट्री है। देखिए तो इस तरह से देखिए इंटरनेशनल ये प्लान करके जितने भी यूएनओ के सदस्य देश हैं सबको देता है ये प्लान। तो यहां से ये प्लान देखिए आएगा इंटरनेशनल लेवल से कहा जाएगा, इंटर की जगह नेशनल कर दो, आईईपी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट खोल रखी है शिक्षा मंत्रालय के अधीन, और जिसका नाम है एनआईईपी। एक काम है इसका, क्या नाम है? एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे नहीं पाते थे। सबसे बड़ी ये इंस्टीट्यूट है हमारे देश की, जो एजुकेशन का प्लान तैयार करती है इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए नेशनल लेवल पर ये काम होता है, स्टेट लेवल पर प्लानिंग और मैनेजमेंट का काम मैंने बताया था, सीमेट। याद करो क्या बताया मैंने? सीमेट बताया था आपने, SIEMAT, जयपुर में कोनेर में बताया था। कहां पर बताया था? जयपुर कोनेर में। और ये राज्य लेवल पर देखिए मैनेजमेंट और ट्रेनिंग का काम करेगी। तो जिला लेवल पर होती है डाइट, जिला लेवल पर कौन होती है? डाइट, ये काम देखती है देखिए मैनेज, हर लेवल पर इंस्टीट्यूट बना के मैनेज की, किसको? शिक्षा। लेकिन सवाल ये पूछा जाता है, देखिए भारत में शैक्षिक नियोजन की शुरुआत कब से हुई? पहली बार प्लान कब तैयार हुआ? अंग्रेजी में तैयार किया था हमारे यहाँ प्लान। एक घोषणा पत्र आया था, मैं बार-बार बताते जा रहा हूं उसको, 1854 का घोषणा पत्र। क्या नाम था? फूड डिस्पैच। तो भारत के अंदर देखिए शैक्षिक नियोजन कब से प्रारंभ होता है? 1854 से। तो ये लिखना है, पहले देखो नियोजन, नी प्लस योजन, दूसरा पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की एक निश्चित रूपरेखा, क्या कहलाती है? नियोजन। और फिर लिखिए 1854 क्या था? फूड डिस्पैच, घोषणा पत्र से भारत में शैक्षिक नियोजन प्रारंभ। शैक्षिक नियोजन प्रारंभ, तो ये अच्छा सवाल है। भारत में शैक्षिक नियोजन कब से प्रारंभ हो जाता है? उसके बाद तो शिक्षा नीति बनती है, प्लानिंग चल जाती है अपने यहाँ। देखिए फूड डिस्पैच घोषणा पत्र से भारत में शैक्षिक नियोजन प्रारंभ। पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी बुलाया था पेरिस में 6 अगस्त 1968 को। जितने भी यूएनओ के कंट्री मेंबर थे बुलाया गया उनके शिक्षा मंत्रियों का, और पहली बार एक शैक्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ था ताकि उनको बताया जाए कैसे कैसे काम करना है। तो लिखिए अंतर्राष्ट्रीय, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला शैक्षिक सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला शैक्षिक सम्मेलन। हाँ जी, नहीं कुछ भी लगा दिया, वो लिखूंगा बाद में समय आने पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला शैक्षिक सम्मेलन 6 अगस्त 1968, 1968 पेरिस। कहां पर आयोजित हुआ था? पेरिस, फ्रांस। क्योंकि अपनी इस पद्धति में वस्तुनिष्ठ समझ जाएंगे, तो वस्तुनिष्ठ तथ्य होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए हमारे पास। अब हेडिंग डालिए शैक्षिक नियोजन का स्तर, हेडिंग डालो शैक्षिक नियोजन का स्तर, शैक्षिक नियोजन का स्तर। हमारे यहाँ देखिए भारत सरकार में एक एजुकेशन देखिए एडवाइजरी में काम करते थे, एक आईएएस ऑफिसर थे जिनका नाम था जेपी नायक साहब। भारत सरकार में शिक्षा सलाहकार का नाम है हुमायूं कबीर और जेपी नायक का, तो अपने शिक्षा विद्रोही हैं। जिनका नाम बताओ, क्या नाम है? जेपी नारायण नहीं नायक। कौन थे? शिक्षा सलाहकार थे भारत सरकार में, शिक्षा सलाहकार। इन्होंने एक बात कही थी एजुकेशन प्लानिंग के बारे में, कितना प्लान करो कभी हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप जो प्लान करते हो उल्टे पिरामिड के अकॉर्डिंग करते हो। अपना प्लान हमेशा होना चाहिए सीधे पिरामिड के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने किसको बताया? जो हमारे एजुकेशन प्लान को उल्टा पिरामिड की उपमा दी थी उसको, किसने? जेपी नायक। अब सोचते हैं उल्टा पिरामिड क्या है? उल्टा पिरामिड ये था कि हमारे देश में जो शैक्षिक नियोजन किया जाता है वो नियोजन ऐसे किया जाता है। देखिए किस तरह से करते हैं हमारे यहाँ शैक्षिक नियोजन, इस तरह से करते हैं। देखिए सबसे ऊपर देखिए हमारे पास है MOE, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ये प्लान बनाता है। इसके पास कहां से आता है? पेरिस से आता है। ये प्लान तैयार करता है हमारी एजुकेशन में क्या कुछ करना है, वो नाम क्या था इसका? पहले ये काम करता था। और ये प्लान बनाकर स्टेट को देता है, ले जाओगे किसको भेजता है? ये राज्य लेवल पर, राज्य स्तर पर आता है प्लान। देखिए और राज्य स्तर की जो एजेंसियां हैं वो काम करती हैं इसके ऊपर, प्लान को, उसी प्लान को लागू करने का काम, उसको डिजाइन करती है अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। स्टेट वाले इसको तैयार करके मॉडिफाई करके काम भेज देते हैं जिला लेवल पर उस प्लान को। वो एजुकेशन प्लान हमारा कहां पहुंच जाता है? जिला लेवल। और फिर जिला लेवल पर जिला शिक्षा अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर उस प्लान को क्या करते हैं? लागू करना शुरू कर देते हैं। जिले वाले इस चीज को फिर देखिए कहां भेज देते हैं? खंड स्तर पर। वो प्लान कहां पहुंचा? ब्लॉक लेवल पर। और खंड वाला उस प्लान को कहां भेज देता है? संस्था तक, संस्था तक स्तर पर। और संस्था हमारी एजुकेशन या तो स्कूल होगी या कॉलेज होगी। ये देखिए या तो स्कूल होगी या कॉलेज होगी। और यहाँ आते प्लान कम तोड़ जाता है। देखिए इतना बड़ा प्लान बनाते आते नीचे क्या बन जाता है? इसलिए जेपी नायक ने कहा था आपने जो प्लान तैयार किया स्कूलों में क्या लगाएंगे? हम स्मार्ट बोर्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? स्मार्ट बोर्ड लगाएंगे। प्लान बना दिया स्कूलों में, बाल बच्चे खोलेंगे। अरे स्कूल की तो लाइट नहीं है, स्मार्ट बोर्ड लगाओगे, लाइट नहीं आती। कंप्यूटर लैब लगाएंगे, सब स्कूलों में नहीं चलती कंप्यूटर लैब, क्योंकि लाइट नहीं आती। खर्च नहीं पहले देखिए अगर ग्रास रूट से पूछा जाए तो तुम्हें क्या क्या आवश्यकता है, इस प्लान को क्या कर दे? उल्टा कर दे। और ये योजना यदि यहाँ से बने नीचे ग्रास रूट से, जड़ों से बने, और जड़ कौन है? हमारी स्कूल है। यानी प्लान यहाँ से बनना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक स्कूल की समस्या होती है, प्रत्येक स्कूल की नीड्स होती है, प्रत्येक स्कूल के टारगेट्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग प्लान बनना चाहिए। और लेकिन हमारे प्लान कैसे बनते हैं? उल्टे पिरामिड की तरह। इसलिए कभी शैक्षिक नियोजन सफल नहीं हो पाता। रात को आते हालत हो जाती है। देखिए प्लान का देख लीजिए, आधी स्कूलों में चल रहा है, आधी नहीं चल रहा है, हमारे पास नहीं कैसे चला लगा सब लेपट तो फाकी रहेगी, बोले रनिंग होती नहीं है। इसलिए प्लान कैसे होना चाहिए? संस्था लेवल से। और जब संस्था के स्तर पर प्लान तैयार किया जाता है तो उसे कहा जाता है आईबी, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। और ये हमारा टॉपिक है जिसका नाम है संस्थागत नियोजन। तो देखिए इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे जिसे हम क्या कहेंगे? संस्थागत। अगर याद पहले बता देते तो ज्यादा मुझे माथा नहीं करनी पड़ती। बताओ इस टाइम को क्या है? ये शैक्षिक नियोजन के स्तर पर कौन सी तरह है? एक होता है राष्ट्रीय स्तर,
कौन सा स्तर है हमारे पास? राष्ट्रीय स्तर। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? राज्य स्तर। फिर कौन सा है? जिला स्तर। फिर कौन सा है? खंड स्तर। और ग्रास रूट। सबसे नीचे कौन सा स्तर आता है हमारा? संस्थागत स्तर, अर्थात इंस्टीट्यूशनल लेवल आता है हमारा, ग्रास रूट। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? ग्रास रूट को। धरातल, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। धरातल पर होना चाहिए, देखिए धरातल स्तर। तो कोई भी प्लानिंग हो हमारी कैसी होनी चाहिए? धरातल स्तर। और जेपी नायक ने इसी को सीधा करने की बात की थी, लेकिन वो जानते थे इन चीजों को। बनाइए डायग्राम, लिखो। जेपी नायक द्वारा शैक्षिक नियोजन के जेपी नायक द्वारा शैक्षिक नियोजन के उल्टे पिरामिड को सीधा करने की बात कही। उल्टे पिरामिड को सीधा करने की बात कही, अर्थात संस्थागत स्तर से शैक्षिक नियोजन प्रारंभ करना चाहिए। संस्थागत स्तर से शैक्षिक नियोजन प्रारंभ करना चाहिए। तो अब आ गया हमारे पास संस्थागत नियोजन। आईपी सबसे पहले देखते हैं पृष्ठभूमि कहां से आया। क्या देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि? धीरे धीरे वो भी भारत में देखते हैं हम इसकी पृष्ठभूमि। कहां देखेंगे हम? भारत के अंदर इसकी पृष्ठभूमि। और ये साथ पंजाब के अंदर देखिए शिक्षा निदेशक थे एजुकेशन डायरेक्टर साहब, जिनका नाम था गोवर्धन लाल बख्शी। क्या नाम था? गोवर्धन लाल बख्शी। वो निदेशक थे। देखिए कॉलेज शिक्षा में तब उन्होंने देखा बच्चे पूरे साल आते हैं कॉलेज में पढ़ने, परीक्षा का परिणाम 50%। परीक्षा का परिणाम, लेकिन बच्चे पूरे साल आते हैं और पढ़ते हैं, परिणाम 100% होना चाहिए। उन्होंने काफी देखा कि 50% परिणाम क्यों रहता है? क्या बच्चे पढ़ते नहीं है? क्या बच्चों की प्लानिंग नहीं होती? तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कॉलेजों के माध्यम से। उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा है गोवर्धन लाल बख्शी ने इस बात को कि 50% परिणाम लेने का कारण ये था कि उस कॉलेज के पास उनका कोई उद्देश्य प्लान ही नहीं था। उनका ये टारगेट नहीं था कि 100% रिजल्ट रखेंगे हम, ये प्लान तैयार करते हैं। उनके पास कोई प्लान नहीं हुआ था, बस कॉलेज चल रही है। अगर किसी इंस्टीट्यूट के पास उसका प्लान नहीं है तो वो कभी सक्सेस नहीं हो सकती। सबसे पहले क्या होना चाहिए? प्लान होना चाहिए कि मेरा परीक्षा परिणाम क्या रहेगा। तो देखिए सबसे पहले संस्थागत नियोजन की विचार देने वाले कौन थे? गोवर्धन लाल बख्शी। यही हमारी कहानी शुरू होती है। देखिए गोवर्धन लाल बख्शी सर्वप्रथम आई पर विचार दिया। किसने दिया? गोवर्धन लाल बख्शी। और गोवर्धन लाल जी का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था कोठारी साहब पर। और हमारे देश में लागू करने की अभी पहली बार की कोठारी आयोग। ये भी याद रखना, दूसरा था हमारे पास कोठारी आयोग। ये आ चुका है एग्जाम में सवाल, ये भी बता देना कोठारी आयोग। दूसरा नाम क्या है इसका? 1964-66 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं इसको। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, नेशनल एजुकेशन कमीशन। संस्थाओं में आईपी लागू करने की सिफारिश की। लागू करने की सिफारिश की। ये महत्वपूर्ण सवाल देखो आप लोग। भारत में संस्थागत नियोजन किसकी देन है? कोठारी आयोग की देन। आया हुआ सवाल आरपीएससी ने पूछा था हेडमास्टर परीक्षा में। भारत में संस्थागत नियोजन किसकी देन है? कोठारी आयोग। इन्होंने एक विचार रखा था ऐसा होना चाहिए, प्लान हो इंस्टीट्यूट लेवल पर। बट पहली बार देखिए संस्था लेवल पर आईपी को लागू करने की बात कौन करता है? ये देखिए। इसके बाद फिर आता है हमारी नई शिक्षा नीति एनईपी 1986। इसमें इसका नाम बदल दिया और इसे नाम दिया विद्यालय विकास योजना तैयार करने की बात कही। इसमें क्या किया? प्रत्येक संस्था द्वारा या प्रत्येक विद्यालय द्वारा, प्रत्येक स्कूल द्वारा विद्यालय विकास योजना तैयार की जाए। विद्यालय विकास योजना तैयार की जाए। बात आती है हमारे राजस्थान में भी लागू हुई है। तो लगे हाथ राजस्थान में भी पढ़ लेते हैं। राजस्थान तो सवाल राजस्थान के संदर्भ से पूछा जाए। माउंट आबू के अंदर देखिए शिक्षा अधिकारियों का शैक्षिक सम्मेलन हुआ था 1967-68 का। देखिए जुलाई के महीने में एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था अपने यहाँ पर, शैक्षिक सम्मेलन 1967-68 का। और उस शैक्षिक सम्मेलन में चर्चा हो रही थी कोठारी आयोग की। किसी बात हो रही थी? सम्मेलन कौन सा था? आबू सम्मेलन। आबू सम्मेलन कौन से सत्र का था? सत्र 1967-68 का। देखिए उसी समय शासन रिपोर्ट आई थी। देखिए कोठारी साहब की चर्चा हो रही थी शिक्षकों के बारे में बात की। और इस चर्चा के अंदर देखिए शिक्षा अधिकारियों ने ये निर्णय निकाला इस आबू सम्मेलन में कि हम सब अपने स्कूलों के अंदर क्या बनाएंगे? अपना एक प्लान तैयार करेंगे। और ये निर्णय लेकर देखिए शैक्षिक सम्मेलन में होता क्या है? निर्णय लिए जाते हैं सरकार को दिए जाते हैं कि आप ये शुरुआत कर सकते हो। जैसे ही सरकार के पास पहुंचा अगस्त 1968 को सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिए कि प्रत्येक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल में संस्थागत नियोजन तैयार किया जाएगा। प्रतिवर्ष क्या बनाया जाएगा? इंस्टीट्यूशनल प्लान तैयार किया जाएगा। तो देखिए प्रभाव किसका पड़ा? इस सम्मेलन का। यहाँ से पेपर में कैसे सवाल संस्थागत नियोजन का निम्नलिखित में से किस सम्मेलन से संबंध है? आबू सम्मेलन से पूछा। इसलिए पूछेगा कौन से सम्मेलन से है? आबू सम्मेलन से। आबू सम्मेलन में संस्थागत नियोजन को अपनाया गया, में आईपी को अपनाया गया। फिर देखिए हमारी सरकार ने ऑर्डर निकाला अगस्त 1968 से राजस्थान में संस्थागत नियोजन लागू हुआ। क्लियर ये बात या नहीं? आबू सम्मेलन हुआ। आबू का माउंट आबू, उसी को हम क्या कहते हैं? आबू कहते हैं। अगस्त 1968 से राजस्थान में आईपी लागू। इंपॉर्टेंट डेटा एग्जाम की दृष्टि से। संस्थागत नियोजन कब लागू हुआ? 1968 से। और ये तो लागू हुआ था कौन से स्कूलों में? माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल, उच्च माध्यमिक स्कूलों में। बात आती है संपूर्ण राजस्थान की सभी स्कूलों में लागू हुआ 1972-73 से। तो तीसरा डेटा आता है शब्द 1972-73 से संपूर्ण राजस्थान में आईपी लागू हो गया। संपूर्ण राजस्थान की स्कूलों में लागू। संपूर्ण राजस्थान की स्कूलों में लागू। लिखिए इंपॉर्टेंट डेटा। अब बात करते हैं संस्थागत नियोजन का अर्थ और उसकी परिभाषाओं की। देखिए संस्थागत नियोजन का अर्थ भाई सीधे तथ्य में है क्या? सीधे सीधे क्या है? तथ्य तो है। कौन सी चीज का लागू हुई? समझने की बात है। इसके बाद अर्थ संस्थागत नियोजन का अर्थ कभी सारे तत्व बोलता ही नहीं और बोलते समय लिखता हूं इसलिए मैं त्रुटि हो जाती है। बोलते समय ध्यान नहीं देता, बोल कुछ ज्यादा और लिख कुछ और चला जाता है। एक बार मुझे किसी गलती आ गई। बताओ इस संस्थागत नियोजन किसे कहेंगे? कहानी को बताने में प्रश्न कब बोल कैसे आएगी? संस्थागत नियोजन किसे कहते हैं?
निश्चित रूपरेखा बनाना। वेरी गुड, और बताओ। हाँ जी, नहीं संस्था का नियोजन तो नहीं फाइनल नहीं, शैक्षिक नियोजन का लिखवाया था। अच्छा ये बात उस जगह क्या करते हैं, संस्था करते हैं। देखिए किसी भी संस्था के विकास एवं सुधार के कार्यक्रमों की रूपरेखा, सीधा ऑप्शन आता है इसका। संस्था का नियोजन का संबंध किससे है? प्रोग्राम ऑफ कौन से है? डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट का क्या है? डिजाइन। लिखो इसका सिंपल सा है, बोल के दिखा देता हूं फिर ना। लिखो भी अर्थ लिखो। संस्था के विकास एवं सुधार के कार्यक्रमों की रूपरेखा, विकास एवं सुधार के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाना क्या कहलाएगा? संस्थागत नियोजन। या अपनी भाषा में कह रहे हैं शैक्षिक सत्र के कार्यक्रमों की रूपरेखा। कोई इंस्टीट्यूट को एक साल की रूपरेखा बनाते हैं, इस साल में क्या करना है। अब ये तो हो गया इसका अर्थ। अंडरलाइन करना विकास एवं सुधार के कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट देखिए। किसी भी संस्था के विकास एवं सुधार के कार्यक्रमों की रूपरेखा, डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, उनकी क्या लिखेंगे हम? रूपरेखा। अब परिभाषा लिख लीजिए। फ्रैंकलिन के अनुसार, फ्रैंकलिन के अनुसार बहुत अच्छी परिभाषा दी है इन्होंने, सिंपल सी परिभाषा है, पहले सुन लीजिए फिर लिख लेना। इन्होंने अपनी परिभाषा में देखिए क्या बताया है। आईबी शिक्षा सुधार की यात्रा में एक मील का पत्थर है। बिल्कुल सही है, शिक्षा सुधार हमारी शिक्षा सुधार की यात्रा में एक माइलस्टोन है। कौन? आईबी। आईबी क्या है? आईबी को पढ़िए हम, बिल्कुल आप परिभाषा फ्रैंकलिन के अनुसार लिखिए। आईबी शिक्षा सुधार की यात्रा में एक मील का पत्थर है। शिक्षा सुधार की यात्रा में एक मील का पत्थर है, माइलस्टोन, मील का पत्थर है। एक परिभाषा और ऐसी सिंपल सी, प्रोफेसर एमबी बुच के अनुसार। ये भी देखिए, कोई परिभाषा तो इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर एमबी बुच, इन्होंने बहुत अच्छी बात की थी। इन्होंने कहा किसी भी संस्था के पास जितने भी संसाधन हैं उपलब्ध संसाधन और दूसरी बात की प्राथमिकता के आधार पर जो प्लान तैयार किया जाता है वो प्लान ही क्या कहलाता है? संस्थागत नियोजन। यानी संस्था के पास उपलब्ध संसाधन और उस उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता है तो पहले कौन सी चीज चाहिए, उसके लिए जो प्लान तैयार किया जाता है उसी को क्या कहते हैं हम? संस्थागत नियोजन। लिखो आप इसमें परिभाषा में। आईबी कार्यक्रमों का एक समुच्चय है। आईबी कार्यक्रमों का एक समुच्चय है जो आवश्यकताओं व उपलब्ध संसाधनों के आधार पर तैयार किया जाता है। और अंत में लिखते हैं संस्थागत नियोजन की विशेषताएं। संस्थागत नियोजन की विशेषताएं कैसा होना चाहिए हमारा प्लान? हमारा देखिए प्लान कैसे होना चाहिए? स्पष्ट। कैसे हो? स्पष्ट हो। उसके अलावा सुनिश्चित हो। स्पष्ट हो, कैसा हो? निश्चित हो। नियमित हो या अनियमित हो, औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, ऐसे औपचारिक कठोर हो या लचीला हो। कैसा होना चाहिए? लचीला। इसी बार ये ऑप्शन पूछा गया था, प्लान हमेशा लचीला होना चाहिए। आप ये सब कैसे? इसका एक उदाहरण देखिए। स्कूल में हमारे पास 3 लाख रुपए है, कमरा बनाना था एक क्लासरूम, लेकिन अचानक से छत के बीच में पानी की टंकी गिर गई, नीचे धराशायी हो गई। अब हमारे पास जो राशि है 3 लाख रुपए, हम उससे कमरा बनाएंगे या पानी की टंकी बनाएंगे? पहले प्लान को चेंज करना पड़ जाता है क्योंकि प्राथमिकता के आधार पर। जब हमारे पास कोई और सोर्स नहीं है तो पानी पहले जरूरी है, पानी की टंकी, कमरा तो फिर बाद में भी बन सकता है। उसके बाद देखिए उद्देश्य आधारित कैसे होना चाहिए? उद्देश्य आधारित होना चाहिए, कार्य पर होना चाहिए। उसके अलावा वैज्ञानिक, कोई भी काम करते हैं वैज्ञानिक मतलब क्रमबद्ध या व्यवस्थित होना चाहिए। लोकतांत्रिक, सबको साथ लेकर प्लान बनाओ, अगला प्रिंसिपल बनाएगा लोकतांत्रिक। प्लान कैसा होगा हमारा? लोकतांत्रिक, सतत विकास पर आधारित होगा। किस पर आधारित होगा? विकास एवं सुधार पर, विकास एवं सुधार पर आधारित होगा। ये सारी चीजें हमारी इसमें क्या दी है? विशेषताओं में। स्पष्ट हो, सुनिश्चित हो, लचीला हो, उद्देश्य आधारित हो, कार्य पर हो यानी वर्क ओरिएंटेड। उसके बाद परिणाम आधारित, परिणाम भी लिखिए, कार्य पर हुए परिणाम आधारित, परिणाम आधारित और थोड़ा विस्तार से हो जाएगा। उसके बाद वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित हो और विकास और सुधार के ऊपर आधारित हो। और छोटी छोटी चीजें हम इसके अंदर लिख सकते हैं। उपलब्ध संसाधनों के आधार पर होना चाहिए और आवश्यकता की प्राथमिकता के आधार पर, उपलब्धता पर आधारित और प्राथमिकता आधारित। ये कौन से काम में प्राथमिकता है? प्राथमिकता आधारित। ये सब विशेषताएं किसकी हैं? आईबी की है। जब प्लान बनाया जाता है सब चीजों की। अच्छा प्लान अल्पकालिक हो या दीर्घकालिक? अल्पकालिक का मतलब होता है एक साल के लिए प्लान बनाना, दीर्घकालिक होता है जो कई सालों के लिए। एक साल का मतलब है एक एजुकेशनल सेशन, एक शैक्षिक सत्र। जैसे परीक्षा परिणाम में सुधार करना है, एक सत्र होगा। लेकिन स्कूल में 10 सत्र बनाने हैं तो वो तो 1 साल के प्लान के हिसाब से होगा, दीर्घकालिक प्लान होगा। उसके जाता है शैक्षिक प्लान के प्रकार होता है, 2 प्रकार का, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। यहाँ इसी विशेषता हम लिख लेते हैं, अल्पकालिक व दीर्घकालिक दोनों प्लान हो, अल्पकालिक व दीर्घकालिक। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं, देखिए आपके सामने। वैसे एक डायग्राम की तरह कर लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक और समयबद्ध, निश्चित समय होना चाहिए, समयबद्ध भी हो, अल्पकालिक या दीर्घकालिक हो, समयबद्ध के रूप में और व्यवहारिक हो, वास्तविक रूप से। हर एक ऐसे नहीं हो सकता बस प्लान ऐसा प्लान तैयार करो जिसे वास्तविक रूप से स्कूल में लागू कर सकते हैं। ऐसा मत बनाओ बस कागजों में हवाई हवाई बता रहे जो कुछ भी हो ही नहीं सके। ये सब विशेषताएं छोटी-छोटी। देखिए आपके एग्जाम में, पिछली बार एग्जाम में पूछा था, एक ऑप्शन लिखा था उसमें बस अतिवादिता तो सब चीजों की खराब होती है, याद रखना। अति तो हर चीज की खराब होती है, वो विशेषता इसकी कोई नहीं। उसमें पता क्या लिखा था उसमें? अति संरचनात्मक प्लान। संरचनात्मक मतलब बिल्डिंग बनाओ, बच्चे को बनाने देंगे, बिल्डिंग बनाने के लिए प्लान तो बिल्डिंग बनाओगे क्योंकि सियासी तो है, शैक्षिक शैक्षिक बहुत ही ऐसे कई चीजें होते हैं, सभी चीजों के अति तो होनी नहीं चाहिए। तो कई ऑप्शन ऐसे आते हैं जो हमारे को पढ़ते समझ जाते हैं। इसलिए क्या ना तो कठोर होगा और ना अतिवादी होगा, अति किसी चीज की नहीं होगी और ना इसमें कोई कठोरता होगी। बस इसको इतना समझ में आ जाए तो पूछ लो कैसे आपसे सारे आंसर अच्छे से दिखाएंगे। देखिए इंग्लिश मीडियम के कौन है? मेरे पास एमएचआरडी का एक इंस्टीट्यूशन प्लानिंग का दस्तावेज है और हमें सभी को दस्तावेज को बनता है, वो इंग्लिश में है क्योंकि एमएचआरडी इंग्लिश में जारी किया है। इंग्लिश में फोटो खींच लेना और उसी से सवाल आता है, उससे बाहर नहीं आता। आप लोगों को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओ। कई बार क्या इंग्लिश जो कि नहीं होती है, इंग्लिश वालों की ज्यादा आसान है, ऊपर में लिखा रहता है ताकि आप लोगों को काम आ जाए। यदि आप पीडीएफ बना लोगे जरूरत पड़े तो इस एमएचआरडी का ओरिजिनल दस्तावेज है ताकि आपको काम आए। सारे कुछ ऐसे दस्तावेज है जो दिए कोई तो बने पीडीएफ बना लेना, शेयर कर लेना आप लोग। ठीक है, ये क्या है? विशेषता कल पढ़ते हैं इसका, कार्य चित्र और कैसा डिजाइन है और किस तरह से प्रारूप है और कैसे योजनाओं को बनाएंगे स्कूलों के अंदर। कल बात करते हैं।